नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लास 1 झुंझुनू में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के, जिसमें हमने 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे चौथे प्रकार के रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ लिख रहा हूं रिडक्शन। ऑक्सीकरण में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, इसके बारे में पहली बात है कि ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको अपन कहते हैं रेडॉक्स ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी, यदि अपन मैं कहूं कि ऑक्सीजन का हटना जो है वह कहलाएगा अपने पास रिडक्शन या अपचयन। दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, जैसे कोई एग्जांपल ले, CH3CH2OH एल्कोहल, नाम है एथेनॉल, एल्कोहल या एथेनॉल। इस एथेनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बन जाता है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यह कहलाएगा अपने पास ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, यदि अपन कहें ऑक्सीजन का हटना, जस्ट अपोजिट रिएक्शन में लिखूं CH3COOH और ये चेंज हो जाए CH3CH2OH एथेनॉल में, तो यह जो होता है इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं रिडक्शन, जस्ट उल्टी रिएक्शन है। नेक्स्ट, दूसरी अपन कहें कि हाइड्रोजन का हटना तो कहलाता है अपने पास ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का योग होगा वह कहलाएगा अपने पास रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ेगी, किसी में भी हाइड्रोजन जुड़ती है जब जुड़ती है तब तो उसको अपन कहेंगे रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया, और जब हाइड्रोजन हटती है तो उसे अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, एथीन इसका नाम है, और इस पर यदि मैं हाइड्रोजन का योग करवाऊं तो ये बन जाता है अपने पास CH3CH3। एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एथीन किस में चेंज हो रही है, एथेन में। तो हाइड्रोजन जुड़ रही है और जब भी किसी में हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपन कहेंगे उसको रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। जस्ट उल्टा अपोजिट CH3 एथेन, और इस एथेन से यदि अपन हाइड्रोजन हटा दें तो इससे एथीन का निर्माण हो जाता है और ये कहलाता है अपने पास ऑक्सीडेशन। तो दो तो परिभाषा ये हो गई अपनी पहली परिभाषा ऑक्सीजन का योग, दूसरा हो गया हाइड्रोजन का हटना। इसके जस्ट उल्टा रिडक्शन में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का योग, ये दो तो परिभाषाएं होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तीसरी परिभाषा, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग। ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं, तो अपन बात करें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका योग होता है कहीं पर तो अपने पास कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जस्ट अपन बात करें अपोजिट की ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, ऋण विद्युतीय
तत्व का हटना, तो ये अपने पास कहलाएगा अपने पास रिडक्शन या अपचेन, और ये कहलाएगा अपने पास ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से अपन बात करें कि धन विद्युतीय तत्व, जैसे अपने पास होते हैं धातु, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का हटना तो वो कहलाएगा अपने पास क्या, ऑक्सीडेशन। धन विद्युतीय तत्व का हटना तो वह कहलाएगा अपने पास ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट ऋण विद्युतीय धन विद्युतीय तत्व का योग, तो वह कहलाएगा अपने पास रिडक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं MgCl2, ये चेंज हो रहा है MgCl2। यहां पर यदि अपन देखें Mg पर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस पर चार्ज बोलेंगे अपन 0। और ये Mg चेंज हो रहा है Mg+2 में, तो अपन बात करें कि Mg का Mg+2 में चेंज होना या MgCl2 में चेंज होना, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, तीन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है इस पर, तो ये कहलाएगा अपने पास Mg का MgCl2 में चेंज होना, ये कहलाएगा अपने पास ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं क्लोरीन जो है उस पर चार्ज है 0 और इसी चेंज हो रहा है MgCl2 में, तो यहां पर इस क्लोरीन पर चार्ज है -1, क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 और इसका मतलब 2 क्लोरीन पर -2, तो 1 क्लोरीन पर होगा -1। तो यदि अपन मैं बात करूं कि यहाँ पर क्लोरीन पर पहले 0 चार्ज था, है ना, और उस पर जुड़ गया अपने पास Mg, तो Mg जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पर यदि अपन कहेंगे कि धन विद्युतीय मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है, तो इस क्लोरीन का MgCl2 में चेंज होना ये कहलाएगा रिडक्शन। तो एक ही जो रिएक्शन, उसमें दोनों प्रकार की रिएक्शन अपन को देखने को मिलती है, एक होती है ऑक्सीडेशन, दूसरी होती है रिडक्शन। अब अपन को पहचान करना पड़ता है, तो अपन उस पहचान करते हैं, कई रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, उसमें पहचान करते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, कौन सी रिडक्शन अभिक्रिया है। जैसे पहला एग्जांपल है अपने पास CuSO4 प्लस जिंक, चेंज ZnSO4 प्लस Cu। अब अपन यहां पर बात करें तो Cu पर कितना चार्ज है, जब ये कोई बॉन्ड बनाता है तो अपन देखेंगे कि SO4 उस पर -2 चार्ज है, और Cu पर अपन को ज्ञात करना है, तो जिसका भी ज्ञात करना होता है उसका x, जिसका दिया हुआ है -2, और टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। यदि कोई बॉन्ड नहीं बनाता है तो उसका यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे CuSO4 पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब टोटल चार्ज रहेगा 0। यदि यहाँ पर किसी पर -2 लिखा हुआ है, -4 कितना लिखा हुआ आता है, तो वह टोटल हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज है, कोई बॉन्ड नहीं, कोई इस पर चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब 0 चार्ज है, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इस कॉपर पर चार्ज है +2। जब कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोई धातु कोई बॉन्ड नहीं बनाती है, तो उसका चार्ज रहेगा 0। इसके बाद में यदि अपन बात करें जिंक का अपन को ज्ञात करना है, और सल्फेट पर -2 बराबर 0, तो यहाँ पर जिंक पर चार्ज आ जाएगा 2। कॉपर पर कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो चार्ज रहेगा 0। तो इसका मतलब हुआ जिंक जो है वह तो चेंज हो रहा है जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट है वह चेंज हो रहा है कॉपर में। यहां पर इस पर चार्ज देखिए तो इस पर चार्ज है +2, इस पर चार्ज है 0, यहां पर यदि अपन बात करें 0, यहां पर +2, तो यहां पर देखो 0 से +2, या अपन कहें कि चार्ज में वृद्धि हो रही है, तो धनात्मक चार्ज में वृद्धि होती है। तो धनात्मक चार्ज में जब भी वृद्धि होती है तो उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन या
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब धनात्मक चार्ज में कमी +2 से 0 में, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन या अपचयन। तो अब मैं कहता हूं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक शब्द हो रहेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण करता कौन है, ये CuSO4। तो यहाँ पर CuSO4 क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि इस CuSO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन कौन कर रहा है, Zn। तो ये Zn क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में सहायक होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, Fe2O3 plus 3CO change Fe plus CO2। इसको यदि अपन बात करें यहां पर, तो यहां पर आयरन पर कितना चार्ज है, तो आयरन 2 आयरन है, तो अपन इनका मानेंगे 2x। ऑक्सीजन पर 1 पर होता है -2, 3 पर गुणा 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -k प्लस के 6, इधर जाएंगे -k, तो प्लस के हो जाएंगे, x बराबर हो गया अपने पास 3। आयरन पर यहाँ पर चार्ज है 3। C कार्बन पर यहाँ पर चार्ज है प्लस का 2। यहाँ पर आयरन पर कितना चार्ज है 0, यहाँ पर इस कार्बन पर कितना चार्ज है प्लस का 2। तो अपन इसको बैलेंस करें, कोई कहे कि ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन लिखो, तो Fe2O3 चेंज Fe और CO जो है वो चेंज हो रहा है CO2 में। तो यहाँ पर इसका चार्ज 3 है, यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर प्लस का 4 चार्ज है। +3 से 0 यानी कमी हो रही है, और कमी कौन सी अभिक्रिया में होती है, तो वह रिडक्शन। यहाँ +2, यहाँ पर +4, तो वहां पर वृद्धि कौन से में होती है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, कौन सी रिडक्शन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, अलग प्रकार की रिएक्शन है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, एक कोई अम्ल है अपने पास और वह है किसी क्षार। अम्ल किसको कहते हैं अपन, जिसको H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो ये अपने पास कोई एसिड है और ये हमारे पास बेस, क्षार। बेस कौन से होते हैं, जो OH- देते हैं, वो मुख्य रूप से क्षार कहलाते हैं। तो जब आप किसी एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं, तो इससे अपने पास सोल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। तो इसको अपन कहते हैं सॉल्ट, और ये अपने पास है वाटर। तो जब किसी एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ करवाती हैं, तो इससे अपने पास साल्ट और वाटर का निर्माण होना कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि एसिड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है वीक एसिड और दूसरा कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी प्रकार से बेस भी 2 प्रकार की, वीक और स्ट्रॉन्ग। अब अपन को याद रखना है कि वीक कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं। तो वीक एसिड के बारे में बात करें, वीक के बारे में, तो ये होते हैं अपने पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। इसके अलावा यदि अपन स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बेस के बारे में बात करें तो वीक जो बेस होता है
वीक बेस वह तो होता है अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक होती है। स्ट्रॉन्ग के बारे में यदि अपन बात करें, स्ट्रॉन्ग के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग अपने पास होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होती है। तो अपन को ध्यान रखना, जैसे ये अपने पास पीएच स्केल होता है, इसमें यहां पर 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल की होती है, और यहां तक अपन चले तो इधर की ओर जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार इधर अपन 1 तक चले तो ये क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इधर वाली एसिड होंगी, इधर वाली बेस होंगी, जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो बेस कहलाती हैं, जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिड कहलाती हैं, जिनकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल कहलाती है। वाटर जो होता है उसकी पीएच होती है 7 वाटर। अब यहां पर मैं कहता हूं जिनके आसपास 6-5 के आसपास होती है तो वो क्या कहलाएंगे अपने पास, वीक, और इससे इधर की ओर बढ़ेंगे अपन तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से यदि अपन जिसके 8, 9, 10 इनके आसपास होती है तो वो क्या कहलाएंगे अपने पास, वीक, वीक बेस, और उसके इधर की तरफ बढ़ेंगे तो जितना इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। तो जब कोई एसिड अपने पास अब इसकी पीएच मैं कह रहा हूं कि मुख्य रूप से यदि अपने पास ये एसिड कैसा है अपने पास, स्ट्रॉन्ग, ये एसिड है, ये कैसा अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अपने पास पीएच जो होगी वो अप्रोक्सीमेट 7 रहेगी। इसी प्रकार से यदि दोनों क्या है अपने पास, वीक, एक वीक है और दूसरा भी वीक है, वीक एसिड और वीक बेस यदि आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे एग्जांपल यदि अपन बात करें वीक एसिड, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास बनेगा सोल्ट प्लस वाटर, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट प्लस अपने पास बन जाएगा वाटर। इसकी पीएच कितनी होगी, तो इसकी पीएच भी 7 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये भी वीक है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर पीएच को लाएगा और ये इससे दूर लेके जाएगा, तो अपने पास पीएच जो होगी वह कितनी रहेगी, 7 रहेगी। अब अपन बात करें कि अपने पास एक अपने पास वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो पीएच को अपनी ओर लेके जाएगा। तो यहां पर ये वीक है, ये एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, और दूसरा जो है मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया NaOH, तो अपने पास बन जाएगा CH3 COONA प्लस H2, सोडियम एसीटेट बन जाता है। तो इसकी पीएच कितनी रहेगी, मोर देन 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस होने के कारण ये बेस पीएच को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर लेके जाएगा, तो पीएच जो है वह मोर देन 7 रहेगी। इसी प्रकार से मान लो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो क्या होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, जैसे अपन मैंने लिया HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ये अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा प्लस वाटर। तो पीएच, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये पीएच को लेस देन 7 कर देगा, तो पीएच कितनी रहेगी, लेस देन 7। तो अपन को ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें अपने पास जो है कोई एक एसिड होगा और दूसरा बेस होगा और सॉल्ट का निर्माण होगा प्लस वाटर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अपने पास किस प्रकार का एसिड और बेस भाग ले रहा है, यदि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 रहेगी, दोनों वीक है तो भी पीएच 7 रहेगी। यदि अपने पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच लेस देन 7 रहेगी और बेस वह स्ट्रॉन्ग है तो पीएच मोर देन 7 रहेगी। ये था उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में अपना कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर।
धन्यवाद।